ये बच्चों, अब हम बाजार दर्शन पाठ का प्रश्न उत्तर देखते हैं, है ना। पाठ तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सुंदर पाठ भी है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। अब इसका उत्तर देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। बाजार का जादू चढ़ने पर क्या होता है, जब मनुष्य पर बाजार का जादू चढ़ता है ना, तब व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की, ज़रूरत की लगने लगती है और वह उसके आकर्षण में फंसकर बहुत से सामान खरीद लेता है। अपने पैसे का पावर दिखाने के लिए वह इतना सामान खरीद लेता है कि मनी बैग खाली हो जाता है, पूरा बजट गड़बड़ा जाता है और फिर दूसरों के सामने उसे हाथ फैलाने पर विवश होना पड़ता है। ठीक, इसीलिए ना कभी भी बाजार जाते समय पहले से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमको बाजार में लेना क्या है। अब इसमें एक प्रश्न और शामिल है ना, बाजार का जादू उतरने पर क्या होता है। तो देखिए, बाजार का जादू उतरने पर उसे आभास होता है कि वह ऐसी चीज़ों को खरीद लाया है जो उसको आराम देने के बजाय खलल डाल रहा है ना। और तब उसे मनी बैग खाली होने का अफसोस होता है, पर वह पछताने लगता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। देखिए, भगत जी का व्यक्तित्व तो आप लोग पाठ को पढ़ के अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं, है ना। बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के थे, है ना। उनमें तनिक भी धन संग्रह की चाह नहीं थी। ठीक, तो बाजार में भगत जी के ना व्यक्तित्व का दो सशक्त पहलू हमारे सामने आता है। एक तो आत्मसंतुष्टि और आत्मनियंत्रण, जो उन्हें बाजार के आकर्षण और जादू में नहीं बांध पाता है। वे तरह तरह के सामानों से भरे दुकानों के बीच से गुजरते हैं, खुली आंखें और संतुष्टिपूर्ण मन लेकर पूरा बाजार घूमते हैं, किंतु उन पर बाजार की चमक दमक का बिल्कुल असर नहीं होता। वे अपने काम की वस्तु नमक और जीरा लेकर वापस आ जाते हैं। साथ ही चूरन बेचते समय भी वे 6 आने से ज़्यादा की कमाई नहीं करते हैं। बची हुई चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि उनमें धन कमाने की चाहत भी नहीं है। उनका मन बिल्कुल संतुष्ट है, अपने मन पर उनका नियंत्रण है और उनका यह धार्मिक व आत्मिक बल ही समाज में शांति स्थापित करने में मददगार बन सकता है ना बच्चों। अपने आसपास देखते हो परिवेश में जहाँ जितने भी झगड़े झंझट लड़ाई झगड़ा है, सब धन संपत्ति जमीन जायदाद के लिए ही होता है। अगर सबको आत्मनियंत्रण और आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाए, है ना, तो स्वाभाविक रूप से ही हमारे समाज में शांति स्थापित हो सकती है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। तो देखिए बच्चों, खाली मन और भरी जेब से बाहर जाने वाले वे लोग जिनको यही मालूम नहीं रहता कि बाजार से हमें क्या लाना है, उन्हें किस तरह की आवश्यकता है, ऐसे लोग अपनी परचेजिंग पावर के गर्व से अनावश्यक वस्तुओं को खरीदकर बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इससे कपट बढ़ता है,
सद्भाव की भावना खत्म हो जाती है। भाई भाई और पड़ोसी के बीच ग्राहक और व्यापारी का संबंध स्थापित हो जाता है और यही बाजारूपन है। ठीक, दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो इससे वैमनस्यता, ईर्ष्या आदि भावना बढ़ती है ना। अब एक प्रश्न और है इसमें, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो इसको भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। बाजार की सार्थकता अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में है। इससे बाजार का लाभ होता है, वह अपना उद्देश्य पूरा होता है। अपनी ज़रूरत को पूरा करके ज़रूरत की वस्तुओं को आदान प्रदान के द्वारा ग्राहक और व्यापारी दोनों को ही सच्चा लाभ प्राप्त होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार के सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो इस बात से तो हम पूर्णतः सहमत हैं, है ना, क्योंकि बाजार का निर्माण ही लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया गया है। बाजार का उद्देश्य भी सिर्फ और सिर्फ सामान बेचना है। अतः वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम, जाति भेद या क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं नहीं प्रदान करता है। उसके लिए सभी ग्राहक हैं और सामान बेचना उसका काम है। इस प्रकार बाजार बिना किसी भेदभाव के समाज में सामाजिक समता स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। और इसी में दूसरा प्रश्न है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास के वातावरण में, समाज में, राज्य में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना, इन स्थितियों को हम देखते हैं। तो पहले देखिए, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बच्चों इसको दे सकते हैं हम, जो अंतर्राज्यीय क्रिकेट टीमों को रिलायंस ग्रुप व शाहरुख खान जैसे लोगों के द्वारा खरीदा जाना। ठीक, यह पैसे की शक्ति का परिचायक है। अब ऐसी स्थिति को देखते हैं जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, तो देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़, भूकंप या आगजनी की घटनाएं, है ना, तो इस प्रकार की घटनाएं लोगों को इस तरह तबाह कर जाती हैं कि अमीर और गरीब एक ही नाव में सवार हो जाते हैं। वहाँ अमीरों के पैसे भी काम नहीं आ पाते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें पाठ के आसपास। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ पर न बच्चों 4 प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। मन खाली हो, ठीक, अगर मन खाली है और आप बाजार जाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? तो देखिए, जब मन खाली होता है तब हम बाजार जाकर अनेक आकर्षक और लुभावने वस्तुओं को देखते हैं, है ना, देखते ज़रूर हैं पर खरीदते सिर्फ वही वस्तुओं को हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। अब देखिए, मन खाली ना हो
अब मन खाली ना हो और आप बाजार जाते हैं, तब क्या अनुभव करते हैं? अब देखना, यहाँ पर मन खाली ना हो मतलब खरीदने की चाहत ना हो। ठीक। अब खरीदने की चाहत नहीं है और हम बाजार जाते हैं, तब भी बाजार की वस्तुओं को देखकर उसको भविष्य में खरीदने की योजना बनाकर आ जाते हैं। ठीक। अब तीसरा है मन बंद हो। ठीक। अब देखिए, अब मन बंद है मतलब मन में कोई इच्छा नहीं है, और स्वाभाविक है, यदि मन बंद है तब बाजार जाने की इच्छा ही नहीं होती, है ना। कुछ चीज़ लेने की चाह ही नहीं है, तो बाजार जाना मतलब अपने समय को बर्बाद करना। तो ऐसी स्थिति में बाजार जाने की इच्छा ही नहीं होती। अब एक सिचुएशन और है यहाँ पर, मन में नकार हो। मतलब जब मन में नकार हो, तब मतलब लेने की इच्छा ही नहीं है मन में, तब बाजार में वस्तुओं को उलट पलट कर मोल भाव करके आ जाते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं, क्योंकि मन में नकार की भावना है। ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? तो देखिए, हमारे बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने 2 प्रकार के ग्राहकों का उल्लेख किया है। पहला परचेजिंग पावर दिखाने वाले, और दूसरा बाजार को सार्थकता देने वाले। ठीक। तो यहाँ पर हम स्वयं को बाजार को सार्थकता देने वालों में मानते हैं, है ना, क्योंकि हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। ठीक। हमारा एकमात्र लक्ष्य हमारी आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। माल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है? अच्छा, बड़े बड़े शहरों में मॉल रहता है ना, और छोटे छोटे गांवों में हाट, है ना, जिसको छोटे छोटे गांवों में बाजार बोलते हैं, हाट बोलते हैं। बहुत अंतर है। देखिए, माल संस्कृति क्या है, तो यहाँ हर सामान ब्रांडेड होते हैं, अतः इनकी कीमत कई गुना अधिक होती है, क्योंकि मॉल के आंतरिक व बाह्य सुंदरता बढ़ाने के लिए उसे सजाया संवारा जाता है ना। यह वातानुकूलित होता है, उसकी साफ सफाई पर विशेष खर्च किया जाता है, बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। इन सब का खर्च निकालने के कारण यहाँ सामानों की कीमत कई गुना अधिक होती है, तथा माल में परचेजिंग पावर नज़र आती है। अब देखते हैं सामान्य बाजार, हाट। तो ये इसमें सामान्य बाजार या हाट में वातानुकूलित व्यवस्था, है ना, जो चलित सीढ़ियाँ हैं, ये सभी सुविधाएं नहीं रहती। सामान की कीमत उत्पादन के आधार पर निर्धारित रहती है, अतः यहाँ के वस्तुओं की कीमत सामान्य रहती है, वह गरीब लोगों की पहुँच के अनुसार होती है। यहाँ ब्रांडेड वस्तुएं बहुत कम रहती हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार की आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, अक्सर देखते हैं ना, कोई भी त्यौहार आता है तो उस त्यौहार में जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये सीधा सीधा शोषण ही है। तो कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है ना। और इस बात से हम पूरी तरह सहमत भी हैं। देखते ही हैं त्योहारों के अवसरों पर, शादी ब्याह में जो खाद्य सामग्री है ना, जैसे खोआ, तेल, शक्कर, है ना, तो इस प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जिसे देखकर दुकानदार
वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं और लोगों की बढ़ती मांग पर उसे अधिक कीमत में बेचकर शोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री माया न जोड़े। यह माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? तो देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो स्त्रियों को माया मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव, है ना, तो माया जोड़ने के लिए विवश करने वाली परिस्थितियां बहुत हैं। तो इनमें सबसे पहला है घर की सजावट। ठीक, अक्सर स्त्रियों को ये लगता है कि हमारा घर सजा संवरा रहे, है ना, आधुनिकता की वस्तुएं रहे। ठीक, और इसीलिए उन लोग अधिक खरीदारी में रुचि लेती हैं। और दूसरी परिस्थिति है भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भी उन लोग बाज़ार में जाकर खरीदारी को विशेष महत्व देती हैं, है ना। इसके अलावा त्योहार के अनुरूप खर्च करने के लिए भी, जैसे दिवाली का सीज़न है ना, या तीज त्यौहार है, तो इन सभी त्योहारों के अनुसार पहले से ही सामान की खरीदी करके उन लोग आवश्यकता की वस्तुओं को अपने घर में लाकर पहले से ही रखती हैं, क्योंकि त्योहार का सीज़न आते ही वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। और एक परिस्थिति ये भी है कंपटीशन की भावना, है ना, तो ये स्वाभाविक रूप से ही लोगों के मन में आ जाता है। अगर हम किसी को कुछ अच्छी चीज़ घर में लाए देखते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा निर्मित हो जाती है कि हमारे घर में भी उसकी आवश्यकता है ना। तो प्रतिस्पर्धा की भावना से भी माया जोड़ने का काम करती हैं। और इन सब के अतिरिक्त एक परिस्थिति और है, स्त्री जाति हमेशा अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, आधुनिक चीज़ें हैं, वो हमारे घर में रहे, है ना, क्योंकि कुछ बचत करके हम सामान खरीदते हैं तभी वो सामान हमारे घर में आ सकता है ना, वरना पैसा तो खर्च होना ही है। ठीक, तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो स्त्री जाति को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है। ठीक, तो बच्चों प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा